हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 11 नियोजन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 नियोजन यानी प्लानिंग। नियोजन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्य को निर्धारित करना होता है। नियोजन एक ऐसी विवेकपूर्ण प्रक्रिया है जो समस्त मानव व्यवहार में पाई जाती है। नियोजन की लोकप्रियता वर्तमान समय में और अधिक बढ़ रही है। हमारे देश में और अन्य अर्ध विकसित देशों में अनेक कारणों से नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं, औद्योगिकीकरण की आवश्यकता, पिछड़ापन, जनसंख्या की समस्या, अशिक्षा आदि। ये सब समस्याएं अंतर संबंधित है, इसलिए इसके निवारण व देश के समुचित आर्थिक विकास के लिए नियोजन ही एकमात्र विकल्प है। नियोजन की प्रशासनिक तर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्गुमेंट ऑफ प्लानिंग। यद्यपि नियोजन एक आर्थिक अवधारणा है, किंतु प्रशासनिक नियोजन की प्रकृति तथा पद्धति के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। प्रत्येक प्रशासक जिसने अपने क्षेत्र में जरा भी प्रतिष्ठा प्राप्त की, अपने कार्य के लिए कोई न कोई नियोजित दृष्टिकोण अपनाकर ही चलता है। इसे हस्तांतरित की जा सकने वाली जानकारी की अपेक्षा व्यक्तिगत कौशल के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। अनेक वर्षों तक शासकीय विभागों ने नगण्य औपचारिक नियोजन के बल पर कार्य किया। इसके अनेक कारण थे। इंग्लैंड में बहाल की गई फुलटन समिति के परामर्शदात्री समूह के सदस्य जॉन गैरेट ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उच्चतर लोक सेवा में इस मत को मानने वाला एक पूरा निकाय है कि इस काम के लिए सुव्यवस्थित अनुसंधान तथा नियोजन की बहुत थोड़ी प्रासंगिकता। अब इस मान्यता का प्रचलन कम हो रहा है। मंत्रिमंडलीय जिम्मेदारियों को निभाने की जागरूकता के प्रति ध्यान केंद्रित करने के कारण सुव्यवस्थित अनुसंधान पर आधारित नियोजन का तत्कालीन मुद्दे पर त्वरित प्रक्रिया जैसे बात को बहुत कम महत्व दिया जाता है। परंपरागत रूप से प्राक्कलन संबंधी नियोजन बजट प्रक्रिया के तहत होता है। इसे ही एक प्रकार का नियोजन मान लिया जाता है। सरकारी तंत्र में नियोजन के बारे में जागरूकता इस कारण भी कम रहती है कि उद्देश्य स्पष्ट नहीं रहते और जो मानक भी स्पष्ट नहीं होते जिनके आधार पर उपलब्धियों को मापा जा सके। शासकीय संचालनों को इस कमी के बाद भी नियोजन की आवश्यकता को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है तथा सरकारी तंत्र में नियोजन को एक यथार्थ बनने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकें और प्रविधियां सुझाई जाने लगी है। सरकार का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरण अब कोई स्थिर चीज नहीं रहा और प्रत्येक जगह सरकारों को नई परिस्थितियों से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उदाहरण स्वरूप ऊर्जा संकट को ले सकते हैं। यह बात भी तय है कि संसाधन हमेशा काम करते हैं तथा अल्प संसाधनों का आवंटन परस्पर प्रतियोगी विकल्पों में करना पड़ता है ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो सके और प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संतुष्टि भी प्राप्त की जा सके। ये सभी कारण इस बात की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है कि शासकीय संचालन के लिए नियोजन प्रथम अनिवार्य कदम है। नियोजन की प्रकृति, नियोजन निर्धारित नीतियों का अनुसरण करता है। ये दोनों ही गतिविधियां, नियोजन और नीति निर्धारण, अलग अलग होते हुए भी परस्पर समृद्ध है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीतियां शासकीय क्रियाकलाप के मूल तत्वों की आधार भूमि प्रस्तुत करती है। वे एक निश्चित रूपरेखा प्रदान करती है और इसी सीमा में नियोजन को कार्य करना पड़ता है।
नीतियां ही सभी संदर्भों के शर्तें तय करती है और उन्हीं शर्तों के अधीन योजनाएं तैयार की जाती है। नियोजन एक प्रक्रिया है। नियोजन क्या है? एक प्रक्रिया है, जबकि योजना इस प्रक्रिया का उत्पाद है। प्रक्रिया के रूप में नियोजन द्वारा अग्रिम रूप से यह तय किया जाता है कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। निर्णयकरण नियोजन के बीच बड़ा घनिष्ठ संबंध है, लेकिन योजना तथा निर्णय में अंतर है। योजनाएं भविष्योन्मुखी होती है और उनका क्रियात्मक अनुप्रयोग होता है। निर्णय का संबंध मूलतः अनेक विकल्पों से किसी एक के चुन लेने से होता है। भविष्य के प्रति चिंता तथा क्रियान्वयन से जुड़े सभी संबंध अनिवार्य रूप से इसके प्रमाण हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। यह बात भी है कि नियोजन के प्रत्येक स्तर पर निर्णयों का अत्यधिक महत्व होता है। नियोजन की प्रक्रिया मूल रूप से विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है, जिनका वर्णन निम्नानुसार किया गया है। किस प्रकार होती है? फर्स्ट पॉइंट है, नियोजन प्रक्रिया के पहले चरण में लक्ष्यों का वर्गीकरण तथा उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फर्स्ट क्या किया जाता है? लक्ष्यों का वर्गीकरण और उदाहरण। सेकंड पॉइंट है, सरकारी तंत्र के लिए निसंदेह यह कार्य आसान नहीं है, लेकिन व्यापक उद्देश्यों में मूल लक्ष्य को जानने के लिए कठिन प्रयास करना अनिवार्य होता है। उद्देश्यों और लक्ष्यों में सुनिश्चित सांचे के अनुकूल ही प्रयास करने होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इस प्रक्रिया का अगला चरण अपरिहार्य रूप से भविष्य का पूर्वानुमान होता है और इस क्रम में आने वाले वर्षों के अंधेरे को दूर तक चीरते हुए उसे स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करनी पड़ती है। नियोजन की अवधि 2 वर्ष, 3 वर्ष आदि हो सकती है। भविष्य की संभावनाओं को जानने के लिए वर्तमान की स्थिति में की समुचित जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी भविष्य के क्रियाकलापों के लिए मददगार सिद्ध होती है। अगर आप किसी चीज़ का नियोजन कर रहे हैं तो आपको उस समय जो आप जिस समय है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे हमें कैसे करना है। जो हम प्लानिंग करते हैं वही क्या है? नियोजन है। फोर्थ पॉइंट है, अगले चरण में कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का निर्माण होता है। नियोजनकर्ता निर्णय लेने वाले की सुविधा के लिए अनेक विकल्प समक्ष रखता है और निर्णयकर्ता अंततः इनमें से कुछ को चुन लेता है। इसके आगे के चरण में क्रियाकलाप को आधार भूमि प्रदान करने के लिए संसाधनों की व्याख्या की जाती है। वित्त, श्रम शक्ति तथा कच्ची सामग्री की माप तौल कर समुचित रूप में उसका अध्ययन करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है, नियोजन प्रक्रिया के अन्य चरण का संबंध सांगठनिक नियोजन से है, जिसमें पद्धतियों तथा प्रावधानों का नियोजन किया जाता है। इसकी संभावनाएं अधिक होती है कि संगठन के वर्तमान स्वरूप में थोड़ा संशोधन करना पड़े अथवा उसे पूरा ही बदलना पड़े। कामकाज को योजनाओं अनुसार करने के लिए नए प्रावधानों की आवश्यकता पड़ती है। योजना आधारित प्रावधानों में अनिवार्य रूप से सूचना प्राप्त करने और संदेश भेजने तथा प्रतिप्रेषण यानी फीडबैक की व्यवस्था रहती है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि कामकाज का परिणाम जाना जा सके तथा यदि कहीं कमी दिखे तो सुधारात्मक कदम उठाया जा सके। योजना का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, राष्ट्र के साधनों का निर्धारण करना। योजना को सफल बनाने के लिए प्रतिबंधों तथा आवश्यक समायोजनाओं को सुनिश्चित करना। समय समय पर योजना की प्रकृति का मूल्यांकन करना और आवश्यक सिफारिशें करना। सेकंड पॉइंट है, योजना आयोग केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से सामान्यता पर एक पृष्ठभूमि तैयार करता है और कुछ प्राथमिकताओं को निश्चित करता है।
और उपलब्ध साधनों को अनुमान के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य के विभिन्न अभिकरणों के वितरित करता है। इसके पश्चात ये योजनाएं राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखी जाती है, जहां से संशोधित होकर प्रारंभिक अनुदेशों के रूप में संघीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को भेज दी जाती है। थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अपनी अपनी योजनाएं तैयार करते हैं। प्राय नियोजन का कार्य संभालने के लिए पूर्वकालिक सचिव होते हैं। ये सचिव विभिन्न विकास विभागों के प्रभारी अधिकारी होते हैं। राज्य मंत्रिमंडल की एक समिति मुख्यमंत्री के अधीन होती है। इसके अतिरिक्त सामान्यतः राज्य विकास समिति होती है, जिसमें मुख्यमंत्री तथा विकास विभागों के प्रभारी मंत्री होते हैं। ये समुचित पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में सामान्य नीति तथा अन्य बातें निर्धारित करती है। योजना तैयार करते समय आयोग संसद के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श करता है। योजना का क्रियान्वयन। योजना प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण योजना का उचित रूप से क्रियान्वयन करना है। भारत में योजनाओं को वार्षिक आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पंचवर्षीय योजना को एक इकाई के रूप में लागू नहीं किया जा सकता और प्रभावशाली ढंग से इसे क्रियान्वित करने के लिए वार्षिक योजनाओं में अनुपूरित किया जाता है। एक वार्षिक योजना वास्तव में एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय बजट होता है। वार्षिक योजना कार्यक्रमों को लागू करने से इसमें लचीलापन आ जाता है। यह प्रत्येक वर्ष में किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों का बड़ा विस्तार के साथ करती है। हमारे यहाँ क्रियान्वयन पक्ष कमजोर है, इसलिए योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत सफल नहीं हुआ है। इसके कुछ कारण है प्रशासनिक अकुशलता, दोषपूर्ण और जटिल प्रक्रिया, लाल फीताशाही और प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न स्तरों में तालमेल की कमी। क्रियान्वयन में उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाए जा सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है जन सहयोग की सहमति से लक्ष्य निर्धारित करना, ईमानदारी और नागरिकों के सहयोग से लक्ष्य की प्राप्ति करना। सेकंड पॉइंट है योजना की सफलता के लिए क्रियान्वयन पक्ष में सुधार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासन ही योजनाओं को लागू करता है। थर्ड पॉइंट है योजना आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है जो निष्पादन का कार्य नहीं करता। अब हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं, क्या उद्देश्य है, उसका क्या मूल्यांकन है। पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लानिंग। भारत अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की है। भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, मिश्रित है। इसमें बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिनका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिसे बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में योजनाओं का काफ़ी महत्व होता है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। हमारे योजना के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त की जाने वाली उद्देश्य का ही उल्लेख नहीं होता, अपितु उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इसे दीर्घकालिक योजना का परिप्रेक्षात्मक योजना कहते हैं। भारत में योजना आयोग ने देश के आर्थिक विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 को से आरंभ की। 1 अप्रैल 1957 से आरंभ की। तत्पश्चात क्रमशः निम्न योजनाओं का क्रमश क्रियान्वयन किया गया, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पंचवर्षीय योजना का संक्षिप्त विवरण। योजना, उद्देश्य और मूल्यांकन। प्रथम योजना 1951 से 56 तक रही, जिसमें कौन सा मॉडल था, हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल।
इसकी क्या उद्देश्य था? उच्चतम प्राथमिकता कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को प्राप्त करना, निवेश की दर में 5% से 7% वृद्धि करना, कुल व्यय का सर्वाधिक भाग 31% कृषि को देना। मूल्यांकन क्या रहा, क्या परिणाम निकले उसके? सफल योजना इसमें 2.1% लक्ष्य विकास दर की तुलना में 3.6% विकास दर प्राप्त की गई। भाखड़ा नागल दामोदर घाटी और हीराकुंड बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई। सेकेंड परियोजना क्या थी? 1956 से 61 तक चली, जिसे महालनोबिस मॉडल कहा गया। पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित 2 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि की गई। पूंजी निवेश की दर को 7% से बढ़ाकर 11% करना और मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। मूल्यांकन क्या रहा? इस योजना में 4.5% विकास दर के लक्ष्य की तुलना में 4.2% वार्षिक विकास दर लक्ष्य प्राप्त किया गया, यानी कम हो गया। इस योजना के दौरान राउरकेला यानी उड़ीसा, भिलाई यानी छत्तीसगढ़ तथा दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। टाटा मूलभूत अनुसंधान, टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की गई। तीसरी योजना थी 1961 से 66 तक गॉडगिल योजना। ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये पूछी जाती है कि प्रथम योजना किस मॉडल पर आधारित है या कौन से सन में किया गया है, नहीं तो इसके उद्देश्य भी पूछ लिए जाते हैं। तीसरी योजना है 1961 से 66 तक गॉडगिल योजना। इसमें 5% वार्षिक आय से वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जिसमें लगभग प्रति व्यक्ति आय में 17% वृद्धि हो सके। सेकंड है मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्ति अथवा अवस्था में पहुंचाना था। मूल्यांकन क्या रहा इसका? योजना के असफल होने के कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और वर्ष 1965 से 66 का भयंकर सूखे को माना जाता है कि इस कारण क्या रहा, यहाँ पे ये योजना जो तीसरी योजना थी पंचवर्षीय योजना वो असफल रही। देश में खाद्यान्न की कमी हो गई, मूल्य में वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हो गया। वार्षिक योजना 1966 से 69 एक वर्ष की 3 योजनाओं की कालावधि में देश के निर्यात में वृद्धि के लिए रुपए का अवमूल्यन दूसरी बार वर्ष 1966 में किया गया। निर्यात वस्तुओं की मांग लोच में कमी के कारण अवमूल्यन का भी अनुकूल परिणाम प्राप्त न हो सका, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया, इसलिए इसे योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे 1966 से 69 कहा गया। चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 74 तक चली, जिसे अशोक रुद्र मेनन मॉडल के नाम से जाना जाता है। चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ वर्ष 1971 के आम चुनाव का मूल नारा था। और ये किसने दिया गरीबी हटाओ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। राष्ट्रीय आय में भी केवल 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। इस दृष्टि से यह योजना असफल मानी जाती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक चली। इसे इनपुट आउटपुट मॉडल कहा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना के दौरान 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया गया। अनवरत योजना 1978 से 80
जनता पार्टी की सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978 में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक के लिए अनवरत योजना प्रारंभ की गई। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुन्नार मॉडल ने किया तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय डी.टी. लकड़ावाला को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक रहा, 1980 से 85 तक रहा। इनपुट आउटपुट मॉडल, इसका भी क्या मॉडल था? इनपुट आउटपुट। भारत में छठी योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना था। छठी योजना आगत निर्गत मॉडल पर विस्तार थी। गरीबी निवारण के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ट्राइड सेम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तथा डवाकरा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया कार्यक्रम को लागू किया गया। पहला क्या कार्यक्रम था? IRDP। सेकंड था NREP। थर्ड था RLEGP और फोर्थ था TRYSE एंड फिफ्थ जो लास्ट था DWCRA। ये जो है 5 प्रोग्राम जो है ये कौन सी योजना में किए गए थे? छठी पंचवर्षीय योजना में चलाए गए थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक आर्किटेक्चर मॉडल के नाम से जाना गया इसे। सातवीं पंचवर्षीय योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर बल देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी। इस योजना में गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार की रणनीति अपनाई गई। क्या मूल्यांकन रहा? इस योजना वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी। यह योजना जो है वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 तक, जवाहर रोजगार योजना 1989 में एवं नेहरू रोजगार योजना 1989 में लागू किया गया। वार्षिक योजना 1990 से 92। 31 मार्च 1990 को सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर सरकारों के जल्दी बदलने से आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी। यद्यपि सितंबर 1989 में ही कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1990 से 95 के हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूपण कर लिया था, लेकिन आम चुनावों में जनता दल के विषयोपरांत VP सिंह सरकार ने रामकृष्ण हेगड़े की उपाध्यक्षता वाले नए योजना आयोग का गठन किया, जिसने नई आठवीं योजना 1990 से 95 को प्रतिरूपित किया। सेकंड पॉइंट है, नवंबर 1990 में जनता दल सरकार के पतन के बाद कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर सरकार की योजना आयोग का पुनर्गठन कर मोहन धारिया को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। दुर्भाग्य से इस सरकार का भी पतन हो गया और जून 1992 में कांग्रेस सरकार पुनः वापसी के बाद प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और अंततः आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1992 से 93 से 1996 से 97 की अवधि हेतु प्रवृत्ति हुई। इस प्रकार वर्ष 1990 से 92 की 2 वर्षीय अवधि वार्षिक योजनाओं के रूप में सामने आई।
8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 जॉन उल मूलर के द्वारा। 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकरण के बाद लागू की गई प्रथम योजना थी। इस योजना जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दी गई। क्या मूल्यांकन रहा? इसके साथ ही इस योजना में निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP में भी 4.6 की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर ये योजना सफल रही। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, रोजगार बीमा योजना 1993 एवं महिला समृद्धि योजना लागू की गई। 9वीं योजना कौन सी थी? 9वीं योजना पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक चली। इसे इनपुट आउटपुट मॉडल कहा गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ग्रोथ विथ इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस करना था। इस योजना के अंतर्गत लागू की गई योजनाएं थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2 महत्वपूर्ण आधारभूत तत्वों पर बल दिया गया। यह अब तक की उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए इसी पर आगे का विकास करना था। सेकंड पॉइंट है, इस तक की अर्थव्यवस्था अब तक की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के विकास के मार्ग में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना था। सेकंड पॉइंट है, 10वीं योजना में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए। इस योजना में कृषि का सर्वाधिक बल दिया गया। जो कृषि पर क्या सबसे ज़्यादा बल दिया गया, जबकि सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर किया गया। क्या मूल्यांकन रहा? विकास दर के मामले में यह अब तक की सर्वाधिक सफल योजना है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार इस योजना में निवेश की दर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सकल घरेलू उत्पाद का 32.1% रही, जबकि लक्ष्य 28.41% का था। बचते सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धियां लक्ष्य से ही कहीं अधिक GDP का 31.9% रही है। तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो क्या रही? सफल रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं योजना में समावेशी विकास को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें 9% की औसत वृद्धि दर के साथ अंतिम वर्ष 2011 से 12 में 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जिसे बाद में संशोधित करके 8.1% कर दिया गया। कृषि विकास का लक्ष्य 4% प्रति साल रखा गया। क्या मूल्यांकन रहा इसका? कृषि क्षेत्र में विकास दर 4% निर्धारित की गई, किंतु 4 वर्षों 2007 से 2011 तक के दौरान विकास दर लगभग 3.2% ही रही। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में लगभग 58.2% लोगों को रोजगार भी मिला। सेवाओं और सॉफ्टवेयर सेवाओं का अनुमान निर्यात $59 अरब का रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8% वृद्धि, कृषि क्षेत्र में 4% की समृद्धि दर, औद्योगिक क्षेत्र में 7.6% की समृद्धि दर, सेवा क्षेत्र में 9.0% की समृद्धि दर, विनिर्माण क्षेत्र में 10%, संभावित 7.1% की समृद्धि दर, शिशु मृत्यु दर घटाकर 25%, मातृत्व मृत्यु दर को घटाकर 1 के स्तर पर लाना तथा बाल लिंगानुपात को बढ़ाकर 956 करना था। इस योजना के अंत का प्रजनन दर 2.1% करना। क्या मूल्यांकन रहा इसका? 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप बनाते समय सरकार ने 9% विकास दर का लक्ष्य रखा। सितंबर 2012 में इस लक्ष्य को संशोधित कर 8.2% का दर कर दिया गया तथा पुनः संशोधित कर
विकास दर का लक्ष्य 8% कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के 5 वर्ष 2013 से 14 में 2017 से 18 में विकास दर 6.4%, 7.5%, 8.0%, 7.1% तथा 6.6% रही है। इस योजना का कुल परिव्यय 37.7 लाख करोड़ रखा गया, जो पिछली योजना से 13.7 अधिक था। इस योजना की अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रही थी, परंतु वित्त मंत्रालय ने इस योजना की अवधि 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया। इस कारण ये योजना 30 सितंबर 2017 को समाप्त हुई। वर्तमान में जो पंचवर्षीय योजना है उसको समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह क्या है, नीति योजना लागू है। इंडिका विजन 2020 योजना आयोग ने 23 जनवरी 2003 को आने वाले 2 दशकों में अर्थव्यवस्था की प्रगति का मूल्यांकन पूर्वाकलन करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज इंडिका विजन 2020 जारी किया। सेकंड पॉइंट है, यह योजना आयोग के सदस्य श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया। इस दस्तावेज में आशा व्यक्त की गई थी कि 2% वार्षिक वृद्धि की दर से वर्ष 2020 तक रोजगार 20 करोड़ अतिरिक्त अवसर सृजित किए जा सकेंगे। थर्ड पॉइंट है, इसके साथ ही कृषि में रोजगार 56% मौजूदा स्तर से घटकर 40% ही रह जाएगा। रोजगार के नए अवसर मुख्यतः संगठित क्षेत्रों में सृजित होने की संभावना इस दस्तावेज में बताई गई है। फोर्थ पॉइंट है, दस्तावेज के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 25% 25.5% के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2020 में 40% हो जाने की संभावना है। फिफ्थ पॉइंट है, शहरों व गांवों में व्यापक जल संरक्षण कार्यक्रमों के बावजूद बड़े शहरों में जल संकट की स्थिति बने रहने की बात भी इसमें कही गई है। दस्तावेज के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में अधिक्य की स्थिति के बावजूद कुपोषण की पूर्ण अनुपस्थिति निश्चित नहीं है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।